एक्सरसाइज 6.4 और आज का टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रल्स। ठीक है, इससे प्रीवियस जो हमारे टॉपिक चल रहे थे 6.1 से 6.3 तक वो इनडेफिनेट इंटीग्रल्स थे। ठीक है, तो आज ये टॉपिक चेंज हो गया है 6.4। डेफिनेट इंटीग्रल्स क्या होती हैं? आर डेफिनेट इंटीग्रल्स इज एन इंटीग्रल दैट कंटेन स्टार्ट एंड एंड वैल्यू। ठीक है, यानी हमें लिमिट्स गिवन होंगी। बेसिकली यहाँ से इस पॉइंट का मतलब है स्टार्ट एंड एंड वैल्यू से ए एंड बी वेयर इंटरवल। देखें ये क्लोज्ड इंटरवल है, यानी जो आपको इंटीग्रेशन गिवन होगी उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट मीन्स उसकी लिमिट्स और यहाँ बाउंड्रीज गिवन होंगी। लाइक अगर हमारे पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और हम उसका ग्राफ बना लें, वो एक कर्व बनता है, तो हमें उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट ए भी पता होगा और एंडिंग पॉइंट बी भी पता होगा। तो इंटीग्रेशन टेक्निक आपको क्या मतलब मालूम करके देती है, ये आपको समझना है ना कि इससे हमें एरिया अंडर द कर्व मिलता है। तो जो फंक्शन है, अगर आपके पास एक फंक्शन का आप ग्राफ बना लीजिए, उसका कर्व प्लॉट कर लें और उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट आप सिलेक्ट कर लें, एक एंडिंग पॉइंट सिलेक्ट कर लें, तो एरिया अंडर द कर्व, जैसे ये मैंने शेड भी किया हुआ है, ये आपको मिल जाएगा। यही इंटीग्रेशन टेक्निक है कि मुश्किल पाथ, मुश्किल कर्व्स का जो एरिया अंडर द कर्व है, बहुत बड़े बड़े लाइक जैसे माउंटेन्स होते हैं, हम उनका एरिया, उनका वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं बाय इंटीग्रल्स। यानी ये जो हमारे पास इंटीग्रेशन टेक्निक है, यानी आपके जहन में पॉइंट क्लियर कर लें कि इंटीग्रेशन क्यों यूज़ होती है। मुश्किल क्वेश्चंस को इजी वे में, मुश्किल एरियाज़ को, मुश्किल वॉल्यूम्स को, डिफ़िकल्ट वैल्यूज़ को हम पार्ट्स में ब्रेक करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वक्त इसमें इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। अब मैं आपको इसका एक बेसिक देखें कॉन्सेप्ट क्या है। ये एरिया का मैंने फार्मूला भी यहाँ लिखा है, ए एरिया इक्वल टू, देखें आपके पास लोअर लिमिट आपको नज़र आ रही है ए, अपर लिमिट नज़र आ रही है बी, साइन ऑफ इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स यानी इंटीग्रेंड, और डी एक्स यानी जिसके लिए आप बताते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये एरिया का फॉर्मूला बन जाता है। जब आप उस पर लिमिट अप्लाई करते हैं तो आपको एरिया अंडर द कर्व मिलना शुरू हो जाता है। तो ये फार्मूला एक याद रखेंगे आप। आपके जहन में क्या आ गया कि डेफिनेट इंटीग्रल्स ऐसी इंटीग्रल्स हैं जिन पर लिमिट अप्लाई होती है। ये की पॉइंट आपको याद रखना है, उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है और उसका एक एंडिंग पॉइंट है। और इंटीग्रेशन क्या है? ये इंटीग्रेशन आपको एरिया अंडर द कर्व या वॉल्यूम अंडर द कर्व या किसी मुश्किल ऑब्जेक्ट्स, बड़े ऑब्जेक्ट्स जिनका एक साथ एरिया या वॉल्यूम कैलकुलेट करना मुश्किल है, ठीक है, उनको पार्ट्स में डिवाइड करके हम उनका एरिया या वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। तो यही इंटीग्रेशन टेक्निक है। ठीक है, सम्मिशन, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? सम्मिशन, यानी डिफरेंट पार्ट्स का सम करके आपको होल वैल्यू बता देना। तो इस कहानी के बाद आपको कुछ बातें ये याद रखनी है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। अब बहुत आसान चीज़ है, मैंने ना बहुत इसको प्रिसाइज करके आपको बता रहा हूँ ताकि आप किसी झंझट में ना पड़ें और आपको कुछ कॉन्सेप्ट भी आ जाए और कुछ आपको जो है वो टेक्निक्स भी क्लियर हो जाए। देखें आपके पास अगर ये एफ ऑफ एक्स, ये इंटीग्रेशन गिवन है, आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो कोई भी रिजल्ट आए, मैंने उसको कैपिटल एफ ऑफ एक्स लिखा है, यानी एफ ऑफ एक्स अगर एक्स स्क्वायर होता तो उसका इंटीग्रेट ज़ाहिर है एक्स क्यूब अपॉन 3 होता। तो यानी जो भी उसका रिजल्ट आए, ये मॉडुलस के साइन लगाकर हम लिमिट लिख देते हैं ए और बी। पहले ये लिमिट होती है इंटीग्रेशन के साइन के ऊपर। देखें जब आप इंटीग्रेट कर देते हैं तो हम मॉडुलस का साइन लगाते हैं और ए और बी यहाँ लिख लेते हैं, ताकि इससे पता लगता है कि इंटीग्रेट हो चुका है, अब लिमिट अप्लाई करनी है। तो ये जो फंडामेंटल थ्योरम है वो क्या है? पहले अपर लिमिट पुट होगी माइनस और फिर लोअर लिमिट पुट होगी। ये है फंडामेंटल थ्योरम, कोई मुश्किल बात नहीं है। एक फंक्शन है, उसे इंटीग्रेट करना है और इंटीग्रेट करके उसमें आपने लिमिट्स को पुट करना है। तो पहले अपर लिमिट पुट करें माइनस देन लोअर लिमिट पुट करते हैं। ये फंडामेंटल थ्योरम यहाँ कंप्लीट हो गया। इसके बाद
अब है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो टोटल 5 प्रॉपर्टीज हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल प्रॉपर्टीज नहीं है। अगर हम फर्स्ट वन को डिस्कस करते हैं तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखें क्या है, आपने गौर क्या करना है, लिमिट देखिए सेम है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों सेम है तो रिजल्ट शुड बी ज़ीरो। आप लिमिट पुट करके चेक करेंगे, उससे आप वेरीफाई भी कर लेंगे कि रिजल्ट ज़ीरो आएगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। ऑब्जेक्टिव में आपको मैं दे दूं कोई क्वेश्चन जिसमें 2 और 2, ठीक है, लिमिट उसकी सेम है, तो आपने डायरेक्ट उसको ज़ीरो को मार्क करना है, ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी उसकी जो रिजल्ट है वो ज़ीरो हो जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी, आप देखिए अगर आपको वेरिएबल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ वेरिएबल चेंज किए हैं, आप x यूज़ करें या y यूज़ करें, लिमिट अगर सेम है, लिमिट सेम है तो रिजल्ट शुड बी सेम। लिमिट a और b है और सेकेंडली भी a और b है, लेकिन पहले में f ऑफ x यानी x वेरिएबल है, दूसरे में f ऑफ y वेरिएबल है, फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट रिमेन सेम। थर्ड प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, हमें यूज़ करनी पड़ती है कई बार। हम लिमिट्स को इंटरचेंज भी कर सकते हैं, यानी a और b लिखा हुआ है ना, a ऑफ b, लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है, हम लिमिट को अगर चेंज कर दें तो यहाँ बाहर एक एक्स्ट्रा साइन क्या आ जाता है, माइनस, यानी लोअर लिमिट को अपर बना दें, अपर लिमिट को लोअर बना दें, तो हम एक माइनस साइन से लिमिट को एक्सचेंज कर सकते हैं। 3 प्रॉपर्टीज देख लीजिए, क्लियर हो गई, कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, ना डरना है आपने इससे। अब है फोर्थ प्रॉपर्टी। अब फोर्थ प्रॉपर्टी में देखें a और b को हम ब्रेक कर सकते हैं। अगर फर्ज कीजिए मेरे पास 1 से 3 तक लिमिट थी, यानी a मेरे पास 1 था और b मेरे पास 3 है, तो मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 1 से 2 एंड 2 से 3। तो यही आपको यहाँ प्रॉपर्टी में सिखा रहा है। देखें a और b है ना, तो पहले a से c और देन c से b, हम इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि c इन बिटवीन a और b हो, यानी जो भी a और b आपको दिए हैं c उसके बीच में कहीं आता हो, ना a से पहले आए ना a के बाद की वैल्यू आप ले सकते हैं। a और b की अगर सेंटर में कोई वैल्यू, कोई पार्ट आपको देते हैं, लाइक आपके पास a जो है वो 2 है और b जो है वो 6 है, तो आप उसको बीच में 3, 4, 5 कहीं पर भी लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट प्रॉपर्टी थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन यूज़ ये कम होगी, ठीक है। अगर हमारे पास ऐसी लिमिट गिवन है, यानी जस्ट साइन चेंज है, a है और माइनस a है, ठीक है, फिर हमने फंक्शन में थोड़ा सा चेक करना है, फंक्शन को कैसे चेक करते हैं। देखिए इसके 2 रिजल्ट हो सकते हैं, एक रिजल्ट इसका 0 आ सकता है और एक रिजल्ट है ट्वाइस इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट a f ऑफ x dx। ये 2 रिजल्ट कब आ सकते हैं, जब आपको एक छोटी सी वेरिफिकेशन करनी है। ये पहला रिजल्ट जो है, जो मैंने आपके पास ये जो फर्स्ट रिजल्ट है, ये कब आएगा, जब आपका फंक्शन इवन फंक्शन होगा। अब इवन फंक्शन कैसे चेक होता है कि पहले आप फंक्शन में x की जगह पर -x रिप्लेस करेंगे, ठीक है। अगर वो -x जो है जब आप पुट कर दें और उसको सॉल्व करें तो दोबारा ओरिजिनल फंक्शन बन जाए, तो इसे कहते हैं इवन फंक्शन। लाइक एक्स स्क्वायर है, अगर मैं एक्स स्क्वायर में, ये एक्स स्क्वायर है, मैं इसको रिप्लेस करता हूँ -x से, तो देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोबारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इट मीन्स कि ये एक इवन फंक्शन है। लेकिन अगर ये एक्स क्यूब होता, आप -x रिप्लेस करते, तो वहाँ से आपके पास माइनस साइन रहता, तो वो ऑड फंक्शन होता। तो इस तरह हम वेरीफाई करेंगे, ठीक है, कि क्वेश्चन इवन है या क्वेश्चन ऑड है। अगर इवन है तो रिज़ल्ट आपके पास फर्स्ट वन बनेगा, और अगर ऑड फंक्शन था यानी उसका माइनस साइन रह जाता है फंक्शन में, आप -x रिप्लेस करते हैं तो ओरिजिनल फंक्शन नहीं बनता, -f ऑफ x बनता है, ऑड फंक्शन बनता है। तो फिर ये रिजल्ट नंबर 2 यानी डायरेक्टली 0 कर देंगे। ये भी ऑब्जेक्टिव में बहुत दफ़ा पूछा जाता है। तो फंक्शन को का इवन ऑड चेक करना एक माइनर सा काम है, आप एक स्टेप में चेक कर लेते हैं। फंक्शन में x की जगह पर -x रिप्लेस करें, ओरिजिनल फंक्शन कम बैक करे तो इवन, अगर माइनस का चेंज आ रहा है तो ऑड, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दी, एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन है, एक्स क्यूब ऑड फंक्शन है, ठीक है। अब हम चलते हैं एग्जांपल नंबर 16, यानी ये एक आपकी बुक की एग्जांपल है। इससे मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हूँ कि कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे।
लेकिन ये क्वेश्चन आपके पास एज इट इज़ है, अब आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब इंटीग्रेट करने के लिए आपको मतलब सारी प्रीवियस टेक्निक्स यूज़ करनी है, इसमें कोई नई टेक्निक यूज़ नहीं हो रही। अगर हम इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करें, ठीक है, यानी हम इसको, ये हमने मॉड का साइन लगा लिया और लिमिट को हम मॉड के साइन पे ले जाते हैं। अब आप बताइए कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट क्या होगा। 2 तो एज इट इज़ है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट होगा एक्स क्यूब अपॉन 3। 4 एज इट इज़ है, एक्स का इंटीग्रेट क्या होता है, यानी पावर 1 है तो स्क्वायर अपॉन 2, और 1 है यानी dx 1 ज़ा dx, तो dx का इंटीग्रेट क्या होता है x, ठीक। जब यहाँ तक आपको कंडीशन क्लियर हो जाए, अब आप अपनी लिमिट पुट भी कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन ये सिंप्लीफाई हो रही है। अब हम इसके बाद लिमिट को पुट कर सकते हैं, यानी 2/3 एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x, और अब आपने लिमिट, जो फंडामेंटल थ्योरम आपको सिखाया था, वो क्या सिखाया था कि पहले अपर लिमिट पुट होगी, फिर माइनस आएगा और फिर आप लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो अपर लिमिट को पुट कीजिए, ठीक है, 2/3 यानी x की जगह पे 2 आ गया, प्लस 2, फिर x की जगह पे 2 स्क्वायर आ गया, ठीक है, फिर x की जगह पे 2 आ गया। ये आपने अपर लिमिट पुट कर दी, फिर माइनस आएगा, फिर लोअर लिमिट पुट कीजिए, 2/3 1 क्यूब प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1। यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज़ नहीं होता, क्योंकि आपको डेफिनेट इंटीग्रल में वैल्यूज़ गिवन होती हैं, तो इसलिए प्लस सी का कॉन्सेप्ट यहाँ ख़त्म हो जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2/3 इंटू 2 क्यूब होता है 8, 2 स्क्वायर 4, 4 2 ज़ा 8 प्लस 2। अब 1 का क्यूब 1, तो 2/3 एज इट इज़, यहाँ 2 एज इट इज़ और ये 1 एज इट इज़, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 8 ज़ा 16 हो जाएगा, लेकिन अगर हम एलसीएम भी ले लें तो 16, 3 8 ज़ा 24 और 3 2 ज़ा 6, और यहाँ पर भी हम एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है, 3 एलसीएम हो गया, 2 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो अब देखें हमारे पास क्या आ गया, 30, और 30 46 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 8 प्लस 3 11 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो अब आप इसका एलसीएम सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो इसका एलसीएम रिजल्ट क्या बन जाएगा, 35 डिवाइडेड बाई 3। ये हमारे पास इस इंटीग्रेशन का आंसर आ गया। पार्ट बी यानी एग्जाम्पल का पार्ट बी सॉल्व करते हैं, जहाँ वेरिएबल चेंज होने हैं, ठीक है। तो वेरिएबल चेंज होने से रिजल्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यही सिखाने के लिए इसको आपने वेरीफाई करना है। अगर आप इसको वेरीफाई करें तो ये क्वेश्चन हमने ए पार्ट में भी सॉल्व किया है, ठीक है। तो आप इसको दोबारा समझ लें ताकि आपके जहन में अच्छी तरह कॉन्सेप्ट आ जाए। देखें, लिमिट को आप मॉडुलस के साइन के ऊपर ले जाइए, और इसका अभी हमने इंटीग्रेट किया था 2 एज इट इज़, यानी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट क्या होगा, एक्स क्यूब अपॉन 2, और ये आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस एक्स। सिमिलरली यही रिजल्ट आपके पास यहाँ बनेगा, लेकिन सिर्फ वेरिएबल चेंज होगा, 2y क्यूब अपॉन 3 प्लस 4y स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस y। तो आप देखिए जस्ट वेरिएबल चेंज है। अगर आप इसमें लिमिट पुट करते हैं तो यहाँ से रिजल्ट भी आपके पास 35/3 ही रहेगा, और यहाँ से भी ये प्रॉपर्टी नंबर 2 थी 35/3, रिजल्ट आपके पास यहाँ सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा इसके अंदर, ठीक है। इसी तरह हमने इसकी जो एक थर्ड प्रॉपर्टी रीड की थी, हम उसको भी वेरीफाई करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली हमारे पास 0 से 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, अगर हम इसकी लिमिट को चेंज कर देते हैं, ठीक है, तो माइनस साइन आता है और ये हो जाएगी 2 से 0, और ये अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx है। अगर हम इन दोनों को इंटीग्रेट करें, ठीक है, तो इंटीग्रेशन कैसे पॉसिबल होगी ये देखते हैं। अगर हम इसको थोड़ा डायरेक्टली कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, ये हम मॉडुलस का साइन लगाते हैं, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट क्या होगा, एक्स क्यूब अपॉन 3
और 1 dx का इंटीग्रेट होगा x और ये लिमिट एज इट इज, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी मॉडुलस का साइन लगाइए और 2 से 0 लिमिट है, यहाँ सेम इंटीग्रेशन होगी x³ प्लस x। अब हम इन दोनों में लिमिट को पुट कर देते हैं, ठीक है। लिमिट में पहले अपर लिमिट पुट होगी यानी 2³ और प्लस 2, देन माइनस आता है और लोअर लिमिट यानी 0³ प्लस 0 इक्वल टू, यही वर्किंग आपने यहाँ करनी है। पहले अपर लिमिट पुट करें यानी 0³ प्लस 0 माइनस लोअर लिमिट पुट कर दें 2³ प्लस 2, ठीक है। पहले हमेशा ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है, पहले अपर लिमिट पुट होगी देन माइनस आएगा फिर लोअर लिमिट पुट होगी आपके फंक्शन में। अब इन दोनों रिजल्ट को सॉल्व कर लेते हैं। 2³ होता है 8, तो यहाँ 8/3 प्लस 2, ठीक है, ये रिजल्ट रह जाएगा और ये वाली पूरी टर्म हो जाएगी 0। अब यहाँ पर आपके पास ये फर्स्ट पूरा 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8/3 प्लस 2, ठीक है। तो 8/3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 14/3, ये हो गया 14/3 इक्वल टू ये माइनस और हमारे पास नेक्स्ट रिजल्ट बन रहा है ये भी 14/3। तो अब आप देखिए कि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यही आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि आप लिमिट में अगर चेंज करते हैं तो माइनस साइन का चेंज आ जाता है, लेकिन इससे हमारे रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट रिमेन सेम। अब आपके पास जो फोर्थ एक प्रॉपर्टी थी इसकी, उसकी भी वेरिफिकेशन है, यानी पार्ट डी अगर आप इसका देखें तो पार्ट डी के अकॉर्डिंगली हमने इंटीग्रेशन हमारे पास गिवन है 0 से 2 और x² प्लस 1 dx, ठीक है। अब देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 से 1 और x² प्लस 1 dx प्लस फिर 1 से 2 x² प्लस 1 dx। अब अगर आप फर्स्ट पार्ट का तो आपको आंसर पता है कि 14/3 आएगा, ये आपने अभी प्रीवियसली में सॉल्व कर लिया है। तो अब आप इसकी अगर राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लें, यानी ये तो आपको रिजल्ट पता है कि यहाँ पर रिजल्ट आपके पास 14/3 आता है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड का तो आपको आंसर पता है। अब आप राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लें, यानी x³ प्लस x और लिमिट है 0 से 1। सेम इसको कर लीजिए x³ प्लस x और ये आ गया 1 से 2, ठीक है। इस लिमिट को सिंप्लीफाई करके चेक कर लें कि आपके पास क्या रिजल्ट जनरेट होता है, ठीक है। पहले हम इसमें अपर लिमिट पुट कर देते हैं यानी 1³ प्लस 1 अपर लिमिट, फिर माइनस 0³ प्लस 0, ठीक है। सेम हम नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं, अपर लिमिट यानी 2³ प्लस 2 और अब लोअर लिमिट पुट करते हैं 1³ प्लस 1, ठीक है। तो ये अब आपके पास बनता 1³ यानी 1/3 प्लस 1 और ये पूरी टर्म आपके पास जो है वो 0 हो जाती है, ये ख़त्म हो जाएगी, प्लस यहाँ आ जाएगा 8/3 प्लस 2 और ये हमारे पास आ जाएगा 1/3 प्लस 1। तो देखें अब इनको फ्रैक्शंस को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 3 1 जा 3, 3 प्लस 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 4/3 और ये आ जाएगा 14/3 और ये हमारे पास आ जाएगा 4/3, ठीक है। अब ये देखें -4/3 प्लस 4/3 कैंसिल, तो देखें अगेन आपके पास ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई कि आप उसको इंटरवल्स में ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन इंटरवल इन बिटवीन ए और बी यानी जो गिवन लिमिट है उसके बीच में वैल्यू होनी चाहिए, उसके बाहर की वैल्यू ना हो, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी आपने यूज़ कर ली, ठीक। तो इस तरह अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, मतलब इन क्वेश्चंस में मुश्किल नहीं है, सेम हम इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। सिर्फ इसमें हमारे पास मेन काम क्या होगा कि आप इसमें लिमिट्स का कॉन्सेप्ट साथ ऐड कर रहे हैं।